कोविड-19 में एक मिस्टीरियस ऐप दुनिया भर में छा जाती है। 5 साल में 3 बिलियन यूजर्स हासिल कर लेती है और सिर्फ टिकटॉक के पास 2.1 मिलियन लोगों का पर्सनल डाटा मौजूद है। इंटरेस्टिंगली इस ऐप के आने के बाद चाइना की इकोनॉमी बूम करती है और दुनिया भर में चाइना के सुपर पावर बनने की बातें होने लगती हैं। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? आई डोंट थिंक। और फिर 2020 फाइनली वो साल आ जाता है जब दुनिया के 58 कंट्रीज इसे बैन कर देते हैं। ये बात जब कई मुल्कों की गवर्नमेंट्स को पता चली तो उन्होंने अपने कंट्रीज में टिकटॉक को बैन कर दिया। पाकिस्तान, इंडिया, यूके और अमेरिका समेत दुनिया के 58 मुल्कों में टिकटॉक, वीचैट और कई दूसरी चाइनीज ऐप्स बैन कर दी गई। एंड द रीजन वाज डिस्टर्बिंग। अगर टिकटॉक वाकई में इतनी बुरी है तो चीजें खुलने के बाद और बैन होने के बाद लोगों ने इसे यूज करना क्यों नहीं छोड़ा? क्या चाइना दुनिया के सुपर पावर बनने के लिए वेपन्स के अलावा भी कोई हथियार इस्तेमाल कर रहा है? ये वीडियो इन सब लोगों के लिए वार्निंग है जिन्होंने इस क्यूट सी ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। China's stated goal is to become the world leader in artificial intelligence by 2030. चाइना ने अपनी अवाम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कैमरास लगा दिए जो लोगों के फेस रिकॉग्नाइज कर लेते थे। ये एक किस्म का सेंसर होता है जिसमें हर सिटीजन को एक खास नंबर दिया जाता है। गवर्नमेंट के पास वो नाम की बजाय नंबर से पहचाने जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, उनके दोस्त कौन है और फारिग टाइम में वो क्या काम करते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की नजर में होता है। गवर्नमेंट लोगों के हर एक्ट पर नजर रखती है। टेक्निकल अल्फाज में इसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। चाइना ये सिस्टम पूरी दुनिया में लॉन्च करना चाहता है। आप सोच रहे होंगे टिकटॉक का इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बहुत ही गहरा और बहुत ही खतरनाक। जी जिनपिंग का ख्वाब है कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बने और वो कई सालों से इसके लिए काम कर रहा था। उसने एआई सिस्टम बनाया, पूरे मुल्क में जासूसी सिस्टम लॉन्च किया, दूसरे कंट्रीज से बच्चों को चाइना पढ़ने के लिए बुलाया ताकि अपनी आइडियोलॉजी उनके दिमागों में फिट की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंटली दुनिया की तारीख में पहली दफा चाइना ने दूसरे मुल्कों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने का सोचा और चाइनीज अवाम के मैसेजेस दुनिया तक पहुंचाए। We have made significant advances on theoretical and cultural front. पर इस सब का कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस टाइम चाइना के 2 मकसद थे। नंबर 1 सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़ना। नंबर 2 दुनिया भर के लोगों की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करना जैसे वो अपने लोगों की करता है। ये दोनों गोल्स चाइना को सुपर पावर बनने में हेल्प देंगे। चाइना सिर्फ एक ही तरीके से सिलिकॉन वैली का मुकाबला कर सकता था, मेकिंग एन एडिक्टिव सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर जो लोगों को अपना आदी बना ले और इतना एडिक्टिव हो कि लोग उसे डाउनलोड किए बिना ना रह पाएं। वो ऐप थी टिकटॉक। टिकटॉक को बनाया था ज़ैंग यिमिंग ने, वही एआई सिस्टम वाले ज़ैंग यिमिंग ने। इस ऐप को पहले चाइना में लॉन्च किया गया। चाइना के हर 10 में से एक इंसान ने इस ऐप को डाउनलोड किया और जल्द ही बेतुके ट्रेंड्स पूरी दुनिया में फैल गए। टिकटॉक एक मैजिकल तरीके से पूरी दुनिया में फेमस हुई। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक्चुअली इसे बनाने वाले लोगों ने बहुत चालाकी से इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। नंबर 1 मार्केटिंग। टिकटॉक ने अपनी मार्केटिंग पर $3 मिलियन पर डे खर्च किए। इन पैसों से कई सेलिब्रिटीज खरीदे जिन्होंने टिकटॉक को प्रमोट किया। यहाँ तक कि अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने टिकटॉक के साथ मिलकर मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाने का प्लान कर लिया। इसके अलावा टिकटॉक ने वीडियो पर अपने लोगो लगाए जो इससे पहले किसी ऐप ने नहीं किया था, जिससे पब्लिसिटी में काफी हेल्प मिली। नंबर 2 म्यूजिक। टिकटॉक ने म्यूजिकली को 900 मिलियंस में खरीद लिया था क्योंकि इसके मास्टरमाइंड जानते थे कि म्यूजिक कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है। नंबर 3 टारगेटिंग टीन्स। आज आप टिकटॉक पर वीडियो डालो, हो सकता है वो कल वायरल हो जाए और रातों रात आपको मशहूर कर दे। टिकटॉक की इस खूबी ने टीन्स को बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि उन्हें फेम चाहिए था। दुनिया के 90% टीनेजर्स फारिग ही होते हैं, यानी उनके फेवरेट काम डांस, म्यूजिक और घूमना फिरना और पार्टीज वगैरह होता है। टिकटॉक ने इस चीज का खूब फायदा उठाया। इससे टीनेजर्स को सस्ती शोहरत मिल गई और टिकटॉक को वॉच टाइम। नंबर 4 यूजर एडिक्टिव इंटरफेस। टिकटॉक ने कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपनी ऐप लोगों के लिए हद से ज्यादा एडिक्टिव बना ली है, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस। वीडियो की लेंथ सिर्फ 30 सेकंड्स होती है ताकि लोग इसे बिना बोर हुए देख पाए। एक दफा कोई कंटेंट वायरल हो जाता है तो सब टिकटॉकर सेम उसी तरह की वीडियो बनाते हैं। कंटेंट बार बार कॉपी किया जाता है। देयर वाज नो ओरिजिनलिटी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हम हैं, ये शुएब मलिक हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये मैं पार्टी हो रही है और हम टीवी देख रहे हैं। ये हमारी पार्टी हो रही है और ये हंगामी हो रही है।
सबसे सैड पार्ट ये था कि 30 सेकंड की इन डांस वीडियोस और कचरा कंटेंट देखने के लिए हमारे दिमाग की कोई एनर्जी नहीं जा रही, ना इसमें फोकस की जरूरत है, ना ही सोचने समझने की, बस माइंडलेसली बैठे स्क्रॉल करते रहो। इस ऐप को छोड़कर जाते तो कहाँ जाते हैं, क्योंकि कहीं और ध्यान ही नहीं लगता था। सोशल लाइफ तबाह हो चुकी थी। बुक रीडिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए जो अब नहीं बचा था। इन शॉर्ट, आज इंसानों का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम है, यानी 8 सेकंड से भी कम हो गया है। वेरी अलार्मिंग एंड वेरी डेंजरस। पर यहाँ बात खत्म हो जाती तो अच्छा था। टिकटॉक और फेसबुक वगैरह के इंटरफेस बहुत मेहनत करके डिजाइन किया गया होता है ताकि आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्स पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजारे। क्या अजीब नहीं कि बाइडेंस टिकटॉक पर $बिलियन खर्च करने के बाद भी इसके यूजर से कोई पैसा नहीं कमा रहा। China is also notorious for using its big tech companies to track and predict the behavior of its own citizens, as seen in this 60 Minutes report from last year. चाइना को हमेशा से अपने लोगों की पर्सनल लाइफ्स में घुसने की आदत है, पर अब वो हद पार कर रहा है। सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट होकर आ जाएगा जब आप टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे। वही प्राइवेसी पॉलिसी जिसे देखे बगैर हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। More than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. इतनी जगहों से डाटा चुराने के बाद टिकटॉक आपके बारे में आपसे भी ज्यादा नॉलेज ले लेती है। वो जानती है कि आप अपनी लाइफ में हर सेकंड में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। बाद में इसी नॉलेज को बायोलॉजिकल हार्ड वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चाइना का दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब पूरा हो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर दी है तो ये देखें चाइनीज प्रेसिडेंट की स्पीच, जिसमें वो दुनिया पर कब्जा करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती और कोई ताकत चाइनीज लोगों की तरक्की को रोक नहीं सकती। इतना गरूर।任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。एक और चकरा देने वाली बात जो शायद आपसे हजब ना हो, 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करती है जिसमें लिखा होता है कि चाइना के हर सिटीजन और हर कंपनी ने जासूसी में गवर्नमेंट की हेल्प करनी है। ये चाइना की हर कंपनी के गवर्नमेंट के साथ लिंक्स होते हैं, पर उन्हें इस रिश्ते को सीक्रेट रखना पड़ता है। टिकटॉक के लिए जरूरी है कि वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यूजर्स का डाटा शेयर करे। And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. टिकटॉक ये बात मान चुकी है कि उसने गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयर किया है। इन सब एविडेंसेस के बाद यूँ समझ ले कि टिकटॉक को चाइनीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। ये बात जब कई मुल्कों की गवर्नमेंट्स को पता चली तो उन्होंने अपने कंट्रीज में टिकटॉक को बैन कर दिया। पाकिस्तान, इंडिया, यूके और अमेरिका समेत दुनिया के 58 मुल्कों में टिकटॉक, वीचैट और कई दूसरी चाइनीज एप्स बैन कर दी गई। जून 2020 इंडिया टिकटॉक समेत 24 चाइनीज एप्स बैन कर देता है। The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. Now, the list includes the messaging service WeChat and the wildly popular video platform TikTok. इसके एक महीने के बाद जुलाई 7, 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के बैन के लिए एक ऑर्डर साइन करते हैं क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी को इससे खतरा था। But he didn't succeed क्योंकि उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके थे। ट्रंप और जो बाइडेन की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने टिकटॉक को बैन करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने रियलाइज किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सो गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन कर देती है। The Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government devices. पर क्यों हर मुल्क टिकटॉक से खतरा महसूस कर रहा है? क्यों दुनिया भर की गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर है कि टिकटॉक इस सेंचुरी का सबसे बड़ा साइबर थ्रेट है? And we know that it's a national security risk. मेरे साथ रहिए क्योंकि अब मैं आपको टिकटॉक की वो साइड दिखाने जा रही हूँ जो हमेशा से आपसे छुपाई जाती है। The day is coming when the politicians realize that these social media
platforms are picking the next president, the next congressman. They're literally picking. और यही आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो लोग जो एल्गोरिथम को कंट्रोल करते हैं आपके दिमाग को भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। ये एप्स आपके कल्चर को, दिमाग और आपको मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्रोग्राम कर लेती हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर जिहाद से रिलेटेड पोस्ट नहीं कर सकते, आपकी पोस्ट फौरन डिलीट कर दी जाएगी, और अगर आप ना रुके तो हेट स्पीच और टेररिज्म के नाम में आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। टिकटॉक का सारा कंटेंट चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जनरेट भी करती है। टिकटॉक चाइना में सिर्फ वो कंटेंट दिखाती है जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की शोहरत होती है, और अगर उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट की जाए तो गवर्नमेंट उसे फौरन डिलीट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, हांगकांग पोस्ट, एंटी कैप पोस्ट और प्रो तिब्बत कंटेंट डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इन सब से लोगों को दुनिया में चाइना का असल चेहरा नजर आ रहा था। इसके अलावा चाइना अपने मुल्क में मौजूद मुस्लिम माइनॉरिटीज को बुरी तरह टॉर्चर करता है। जब लोगों ने इसके खिलाफ टिकटॉक पर अवेयरनेस फैलाई तो उनका कंटेंट रिमूव कर दिया गया। टिकटॉक दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्स में से है, और इसके जरिए फैलाया जाने वाला चाइनीज प्रोपेगेंडा दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को परेशान कर रहा है। मैंने जब टिकटॉक पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो हांगकांग इकोनॉमिक जर्नल के इस कॉलम ने मुझे शॉक कर दिया। उसमें लिखा था कि टिकटॉक लोगों के घरों और ऑफिस में घुसकर अमेरिकन लोगों के माइंड शेप अप करती है, लोगों की सोच बदलती है। इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक वो अलार्मिंग चीज मिली। वैंग जुफैंग की रिपोर्ट ने बताया कि चाइनीज मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने चाइना से बाहर 2.4 मिलियन लोगों के पर्सनल डाटा इकट्ठे कर रखे हैं। ये सब एविडेंसेस देखने के बाद मुझे और आपको बैठकर सोचना चाहिए, डू वी रियली नीड दिस ऐप, और हमने क्यों इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है? Why? 压迫奴役我们，谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前。